हेलो, आई थिंक शायद माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा था, स्टार्ट हुआ था। यस सर। आप लोग पहले कंफर्म हो जाइए। हेलो, हाँ स्टूडेंट, आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया पर डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्ट किए थे माइटोकॉन्ड्रिया शायद। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम लोग आए थे, तो एक बार हम उसको फिर से बनाते हैं, आप लोग उसको जरा देख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स भी हम लिखाएंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में हमने बताया था, इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड मैच्योर आरबीसी। ये यूकैरियोटिक सेल्स में है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, या और इसके साथ साथ आरबीसी में भी ये एब्सेंट है। ठीक है बच्चों, हेलो, दिव्यांशी आवाज आ रही है आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जब ड्रॉ किया था तो क्या देखे थे हम लोग? ये माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क या एलिप्सॉइडल शेप है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर मेम्ब्रेन हुआ, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ। अब आप देखिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, इस तरह से ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। ओके, और ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है, दिस ग्राउंड सब्सटेंस which is enclosed by inner mitochondrial membrane, ये inner membrane से covered है। This ground substance is called stroma, or you can say matrix। इसको हम लोग स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। चलिए, ये जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है इसमें स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। इट कंटेन्स द स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज राइबोसोम्स। तो ये हो गया बच्चों राइबोसोम्स। राइबोसोम का टाइप क्या है? इट इज 70S टाइप। अब ये तो राइबोसोम हो गया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में और भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम यहां बोलते हैं डीएनए। दिस इज कॉल्ड mtDNA, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा है और क्या है? दिस डीएनए इज
स्मॉल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। मतलब समझे, ये डीएनए स्मॉल साइज का है, ये सर्कुलर शेप में है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग वन पर्टिकुलर क्रिस्टी के केस में आते हैं। अच्छा एक मिनट, एक बात और छूट गया। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस जो प्रेजेंट है, दिस स्पेस, इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम वन क्रिस्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वन क्रिस्टी, इस वन क्रिस्टी को यहां हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कैसा है और इसमें क्या है देखिए। ये क्रिस्टी डोम शेप है इस तरह से, और ये हो गया मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन कौन सा है, क्या है? दिस मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन, हम शॉर्ट फॉर्म में OM किए हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये हो गया इनर मेम्ब्रेन यानी IM। और ये वाला पार्ट क्या है, ये हो गया, ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS। इसको हम IMS से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी है ये डोम शेप है और इस क्रिस्टी के ऊपर ये इस तरह से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये देख रहे हैं, दिस पार्टिकल, these particles are called F1 पार्टिकल, एक इसका नाम हुआ, या हम लोग इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हैं। F1 या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स। देख रहे हैं बहुत सारा नाम है इसका। क्या क्या नाम है? ये जो क्रिस्टी के मेम्ब्रेन पर जो है ये पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड F1 पार्टिकल, या हम लोग इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या नहीं तो इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हैं, और फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया इसका कुछ नाम। इसके अलावा एक और नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। तो इसीलिए अगर ये नाम कभी आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाएगा ऑक्सीजोम क्या होता है, वेरी सिंपल, आप लोगों को बोलना है ऑक्सीजोम क्या है, दैट इज F1 पार्टिकल, और वी कैन से फंडामेंटल पार्टिकल, और वी कैन से एलिमेंट्री पार्टिकल, और यू कैन से फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ये इतने सारे इसके नाम। चलिए अब इसको हम मिटा दें बच्चों।
चलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को हम यहाँ मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग वन पार्टिकल को एनालाइज करते हैं, जब उसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं वन पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ये हम लोग जरा डिस्कशन करेंगे। देखिए आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वन पार्टिकल। अब इस वन पार्टिकल को यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो वन पार्टिकल को जब एक्सप्लेन किए तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आया, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक राउंडेड पार्ट है। दिस राउंडेड पार्ट इज कॉल्ड हेड। इसके बाद इसमें ये फिलामेंट और स्टॉल्क प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड स्टॉल्क और यू कैन से फिलामेंट। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके बेस में जब आते हैं, इस पार्ट को, ये जो बेस पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इस पार्टिकल में 3 पार्ट्स प्रेजेंट है। ईच पार्टिकल कंटेन्स 3 पार्ट, दैट इज एक हो गया हेड, ये वाला, दूसरा हो गया स्टॉल या फिलामेंट, और तीसरा जो है इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हेड पार्ट है इट इज डिनोटेड एज F1। इसको हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉल्क या फिलामेंट। इसको हम लोग F5 और F6 के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड F5 और F6। और ये जो बेस है, दिस बेस इज कॉल्ड F0 या F0 पार्टिकल। ये पार्ट्स हो गया इसके। अब क्वेश्चन आता है ये कि ये हेड, स्टॉल, बेस, इसमें क्या होता है, इसमें? तो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये जो हेड पार्ट है, हेड, स्टॉल, फिलामेंट या और इधर बेस। तो ये जो हेड पार्ट है, ठीक है, इस हेड पार्ट में क्या होता है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटीपीएज एंजाइम, या हम लोग उसको एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये एजीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम लोग पीआई से डिनोट करते हैं या आईपी भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हेड पार्ट जो है इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलता है और तब ये बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो ये इसका फंक्शन है। ऑक्सीजोम्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोले या फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स बोले या ऑक्सीजोम्स बोले, इसका क्या फंक्शन है, ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है ये कहां पर हुआ, किसके हेल्प के थ्रू हुआ, इस पार्टिकल्स के थ्रू। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखे पहले डायग्राम्स के थ्रू। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को हम लिखाते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के केस में, तो क्या होगा, इट इज रॉड शेप, ठीक है, या हम लोग बोले एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल और वी कैन से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क शेप, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप है, एलिप्सॉइडल है या डिस्क शेप है। अब इसका जो अगर हम लोग इसके मेजरमेंट में आते हैं, विथ इट इज रॉड शेप और एलिप्सॉइडल और डिस्क शेप विथ, ठीक है, विथ 3 to 5 माइक्रोन, ठीक है, ये इसका डायमीटर हुआ, आप समझ रहे हैं, एंड 40 माइक्रोन लेंथ। मेजरमेंट क्या निकला इसका, इसका डायमीटर कितना हो सकता है 3 to 5 और लेंथ अप्रॉक्स 40 माइक्रोन लेंथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज 2 membranes, ये 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है, कवर्ड है। क्या क्या था बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा, वन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane, and the second is inner membrane। दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन क्या हुआ आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन विथ एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग दोनों मेम्ब्रेन्स को अगर कंपेयर करें तो इसमें आएगा आउटर मेम्ब्रेन, हम आउटर मेम्ब्रेन के केस को बता रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है, ठीक है, मैनी मॉलिक्यूल्स, ये आउटर मेम्ब्रेन का कैरेक्टर हुआ। मतलब आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जो है ये लगभग हर तरह के मॉलिक्यूल्स को परमिट कर सकता है, परमिएबल होता है ये हर तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। By the help of outer membrane is permeable for many molecules by the help of, यहां फिर से हम बोलेंगे कि कुछ स्पेशल कंडीशन यहां क्रिएट होता है, क्या है, तो by the help of transport protein
अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप लोगों को याद आ रहा है? हम लोगों ने कभी डिस्कशन किया था इस पर बच्चों? कॉल्ड फॉरेन प्रोटीन, इसको हम लोग फॉरेन भी बोलते हैं। जरा याद कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कशन किए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्टिंग के होते हैं। वन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, वन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वन इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी और वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी यूज होता है। नेक्स्ट था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये उल्टा था। ये क्या था? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है बाय यूजिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर था बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में था सॉलिड फूड पार्टिकल हो या लिक्विड वाटर के केस में आते हैं, तो वहां हो गया सॉलिड के केस में फैगोसाइटोसिस, लिक्विड के केस में पिनोसाइटोसिस। यही पढ़े थे ना हम लोगों ने, पढ़ा था ना, याद है? यस सर। तो यहाँ पर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये जनरली हर तरह के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देता है, परमिट कर देता है। ये ध्यान से समझिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन के केस। अब आता है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, द इनर मेम्ब्रेन। अभी इससे पहले हम लोग आउटर मेम्ब्रेन का पढ़े, अब इनर मेम्ब्रेन के केस में आते हैं। तो क्या लिखेंगे? द इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जरा बताएंगे कोई? कोई स्टूडेंट बताएंगे सेलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? तब तक हम और भी कुछ लिखते हैं। सर सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब कि सर ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ये इन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर आने देता है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, एंड इट कंटेन्स कार्डियोलिपिन। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसका हम अगर कंक्लूड करें, माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला, और इसके बाद ये दूसरा मेम्ब्रेन है अंदर वाला। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो इसी को हम लोगों ने देखा। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये जनरली हर तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है। लगभग कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर है तो उसके लिए वो परमिएबल है। लेकिन जब हम लोग आते हैं इनर मेम्ब्रेन के केस, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब ये हर मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं कर सकता है, ये उसी को अलाउ करेगा जो यूजफुल है या जो रिक्वायर्ड है सेल्स के थ्रू। तो अब हम लोग क्या देखें? आउटर मेम्ब्रेन ये सभी मॉलिक्यूल्स को परमिट कर सकता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ये सभी को परमिट नहीं कर सकता है, ये सेलेक्टिवली परमिट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंस। चलिए, अब इसको हम जरा मिटा दें। सर हाँ, कार्डियोलिपिन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन।
अभी ये बताइए कि ये जो ट्रांसपोर्टिंग में मदद करता है आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स फॉरेन प्रोटीन। यस सर। तो उसी तरह से इनर मेम्ब्रेन में जो है क्या प्रेजेंट है, कार्डियोलिपिड। ये भी एक टाइप है प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। क्लियर? यस सर। ये इनर मेम्ब्रेन में हुआ कार्डियोलिपिन, और पॉरिन क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। चलिए इसको हम जरा मिटा दें और नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहां पर अभी हम लोगों ने आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। बिटवीन एन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, between an outer and inner membrane, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, between an outer and inner membrane, intermembrane space, intermembrane space, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्या होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बच्चों? सर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस। यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इसका मेजरमेंट क्या आता है, विथ 60 to 80 एंगस्ट्रॉम। ये इसका मेजरमेंट स्पेस का दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और उसका मेजरमेंट क्या आता है, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग आते हैं। इनर मेम्ब्रेन shows the finger-like structure, finger-like enfolded, finger-like enfolded structure called क्रिस्टी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है या इसमें प्रेजेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था ना। यस सर। ये इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन और ये इस तरह से इनर मेम्ब्रेन, ऐसे ये स्ट्रक्चर था ना। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। Inner membrane shows the finger-like structure or enfolded structure called cristae, which contains अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, या हम लोग इसको ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम है, एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल या ऑक्सीजोम।
या हम लोग इसको फर्नांडेज मॉरन पार्टिकल भी बोलते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। ठीक है, ये हो गया इसका क्रिस्टी के केस में स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये फंडामेंटल पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है बच्चों? ऑन द क्रिस्टी। ये क्रिस्टी डोम शेप हुआ इस तरह से, और इसके ऊपर ये पार्टिकल्स ये प्रेजेंट है ना? देख रहे हैं आप लोग, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये किसमें प्रेजेंट है? किस पर प्रेजेंट है? ये क्रिस्टी पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, ये क्रिस्टी एक्चुअल में क्या है? इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डेड या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से ये प्रेजेंट है। दैट इज इनर इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो जिस तरह से इनर मेम्ब्रेन का ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक उसी तरह से जैसे ये पार्टिकल्स है, ठीक उसी तरह से आउटर मेम्ब्रेन इज आल्सो कंटेनिंग द पार्टिकल्स। आउटर मेम्ब्रेन में भी ये पार्टिकल्स थोड़ा प्रेजेंट होता है, जो हम यहां पर नीचे में ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को ये वाला बच्चों? ये जो पार्टिकल्स है, दिस इज कॉल्ड पार्सन्स पार्टिकल। जो स्टॉल्कलेस होता है, इसमें स्टॉल्क नहीं होता है। जैसे इसमें देखे थे ना, F1 में क्या था? हेड पार्ट था, स्टॉल्क था और बेस था। ठीक है, इसके केस में, F1 पार्टिकल के केस में। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉल्क है, ये स्टॉल्क यहां एब्सेंट है। इट इज स्टॉल्कलेस। ठीक है, चलिए, अभी जो बताया मैंने, ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है या इसमें कंफ्यूजन है? बच्चों बोलते हो? कहीं पर अगर कोई डाउट्स कुछ है, समझ में नहीं आया, तो वो काइंडली पूछ लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशी, अमन, कौन है? नेहा, आवाज आ रही है नेहा? हेलो, अच्छा, प्रेम जी, हेलो। यस सर। हाँ, बोल रहे थे एक 11th में अमन जो है वो अटेंड नहीं किया, सॉरी आदित्य नहीं अटेंड किया क्या? सर वो तो पता नहीं सर, मैसेज तो जाता है वहाँ के बाद। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं वो 11th का ना, तो उसका भी ये ठीक किया होगा। अच्छा ठीक है, वैसे कोई तो बात नहीं। रिकॉर्डिंग सेकंड देख क्लास सकते। जब भी होगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। हो सेकंड सकता है क्लास कहीं जो चला होगा गया तो हो। उसमें हाँ ये भी हो सकता है। चलिए, तो नेहा आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज तो आ रही है सर, ये लोग।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इनर मेम्ब्रेन के केस में आए, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसके कुछ और कैरेक्टर्स में आते हैं। इनर मेम्ब्रेन कंटेन, यहां हम पर्टिकुलर इनर मेम्ब्रेन के केस में आ रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन कंटेन साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स, ये इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। अब ध्यान से समझिएगा अभी जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, अगर ये आपका दिमाग में रहेगा तो आपके लिए आसान होगा समझने में। बच्चों आवाज आ रही है? नेहा आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो रिस्पॉन्ड करो। हेलो नेहा, दिव्यांशी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को ना? चलिए, इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। यहां ध्यान से समझिएगा अभी जो हम डिस्कशन करेंगे, ये रेस्पिरेटरी चेन जो है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। और तो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको अदर चैप्टर में मदद करेगी। अब वो कौन सा चैप्टर है ये भी मैं बता दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए पहले जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने लिखा है, इनर मेम्ब्रेन कंटेन द साइटोक्रोम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम लोग आते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के केस में, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है, दोनों ही मेम्ब्रेन के केस में जब हम आते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन, दिस इनर मेम्ब्रेन कंटेन द साइटोक्रोम्स, ठीक है। और ये जो साइटोक्रोम्स है, ये क्या है, क्या होता है ये? और अदर चैप्टर जो है वो समझने में थोड़ी काम आएगी, वहां पे बहुत काम आएगी। तो ये साइटोक्रोम्स क्या है? बेसिकली साइटोक्रोम्स के केस में आते हैं, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कोएंजाइम, respiration which occurs in presence of oxygen, or you can say ऑक्सीजन वहां यूटिलाइज होता है। तो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है तो वो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जब आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। वो क्या बनाता है नहीं बनाता है वो हम लोग फर्दर पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ये जो दूसरा स्टेप है, इसमें आता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग देखे, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो अगर हम बोले प्रोडक्ट क्या बनता है,
दैट इज पायरुविक एसिड, यानी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज separated, or you can say it breaks and it forms the two molecules of pyruvic acid. अब जो वो pyruvic acid है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आगे क्या करता है? तो ये तो हो गया पहला स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे स्टेप में हम लोग आते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो है सेकेंड स्टेप है। उसमें क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है वहां पर उसका, और वो एक प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम। यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है। एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। अब जो वो एसिटाइल कोएंजाइम है, नाउ इट इज रेडी टू इंटर इन क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आइसोसाइक्लेज, हाँ, मैलेट, फ्यूमरेज हो सकता है, सक्सिनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। अब ये सभी के प्रोसेस का है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में, आपका एक चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, तो जब हम लोग उस रेस्पिरेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हम लोग और आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए, क्रेब्स साइकिल हुआ, उसके बाद तीसरा थर्ड स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में ईटीएस या ईटीसी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिंग, या अगर हम बोले ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। और अगर इसको और आसानी से बताएं तो ऐसे समझिए, मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर हम प्रेम जी को दिए, और प्रेम जी जो है दिव्यांशी को दिए हैं, दिव्यांशी जो है नेहा को दी। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि ये चेन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी एक से लिया दूसरे को दिया, फिर दूसरे से लिया तीसरे को दिया, तीसरे से लिया फोर्थ को दिया, ऐसे ये साइक्लिंग होता है, चेन होता है। तो ये काफी डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर तब हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो इंडर मेम्ब्रेन कंटेन्स साइटोक्रोम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। अब ये साइटोक्रोम्स कितने टाइप्स का होता है ये ध्यान से समझिएगा। ये जो साइटोक्रोम्स है, ये 4 टाइप्स का साइटोक्रोम होता है। क्या क्या है देखिए, साइटोक्रोम बी, यहां मैंने लिखा है साइटोक्रोम बी, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है साइटोक्रोम सी, तीसरा है साइटोक्रोम ए, फोर्थ है, हाँ सर साइटोक्रोम का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये साइटोक्रोम जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़े हैं ना, तो बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइम। तो एक एंजाइम्स होता है, दूसरा को एंजाइम्स होता है, इसी तरह से को फैक्टर्स भी होता है। तो ये समझिए कि ये भी उसी का एक पार्ट है। इट इज नॉट एंजाइम, दिस में भी को फैक्टर और को एंजाइम। समझ में आ रहा है? जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग करना। यानी हम जो है इलेक्ट्रॉन दिव्यांशी को दिए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो ये मार्कर हम दिव्यांशी को दिए, दिव्यांशी नेहा को दी, ठीक है, नेहा विश्वाम्बरा को दी, फिर अमन को दिए, आदित्य को दिए, एक्स वाई जेड चेन चलता जा रहा है। मतलब एक से लिए दूसरा को दिए, फिर दूसरे से लिए थर्ड को दिए, सीक्वेंस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसी में ये कैरियर का काम करता है।
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर वो दूसरे को पास करता है। ये इस तरह से चेंज चलता है। समझ रहे हैं दिव्यांशी? यस सर। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने 4 टाइप्स का साइटोक्रोम लिखा है, क्या है दिव्यांशी? सबसे पहले है साइटोक्रोम ए, सॉरी साइटोक्रोम बी, इसके बाद क्या है साइटोक्रोम सी, फिर क्या है साइटोक्रोम ए, उसके बाद क्या है साइटोक्रोम A3। ये 4 साइटोक्रोम है, बी, सी, ए एंड A3। ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है। क्यों? जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब पढ़िएगा, पूरे चैप्टर में वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अक्सर हम स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं जब वो बोलते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसा क्या होता है। तो आप इसको ऐसे कलेक्टिवली समझिए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सॉरी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने के बाद क्या बनाया? पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब जो वो पायरुविक एसिड है कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम। वो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। बात समझ रहे हैं दिव्यांशी? यस। तो ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स साइकिल हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे प्रोसेस का पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है, नॉर्मल केसेस में बोल रहे हैं, नॉर्मल केसेस में तो जनरली 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और वो कितना एटीपी बनाता है? 38। तो ये 38 एटीपी जो बनता है, ये कैसे बना? इसी को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस मैंने लिखाया है साइटोक्रोम बी, सी, ए, A3, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तब ये मेडिकल एग्जाम्स में आया भी है, कई बार आया नीट एग्जाम्स में। What is the correct sequence of cytochromes, ठीक है, in इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो आपको ABC नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और उसके बाद साइटोक्रोम A3। ये चारों के सीक्वेंस को याद रखना है। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया साइटोक्रोम्स उसमें प्रेजेंट है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इनर मेम्ब्रेन इट कंटेन्स साइटोक्रोम, ठीक है। और साइटोक्रोम्स का सीक्वेंस क्या हो गया? साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3। तो यहां मैं इसे फिर से हमको कर देते हैं, लिख देते हैं आपको। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। 4 साइटोक्रोम हुआ, बी, सी, ए एंड A3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसमें ये तो हम बता दिए, इट कंटेन्स साइटोक्रोम्स, जो साइटोक्रोम बी, सी, ए, A3 है। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? साइटोक्रोम के अलावा और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? तो हम लोग देखते हैं क्विनोन। क्विनोन प्रेजेंट है, ठीक है, क्विनोन प्रेजेंट है। इसके बाद FAD ये भी प्रेजेंट है। इसके बाद NAD, ये सब नाम सुने हैं कभी?
FMN etc. ये सब प्रेजेंट है। यस सर। तो नाम सिर्फ सुने हैं कि या इसके काम को भी समझे? तो नाम सुनने तो है थोड़ा बहुत। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी, बाय नेचर बिहेवियर से बहुत अच्छा आदमी। चलिए, तो ये हो गया है ना। अच्छा, एक पॉइंट और बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया contains double-stranded small circular DNA. Double-stranded small circular DNA. ये हो गया। अब एक बार हम लोग क्लोरोप्लास्ट का जब स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था ना कि क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। तो यहां भी सेम कंडीशन है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज स्मॉल सर्कुलर, ठीक है, डीएनए, एंड इट शोज सेमी ऑटोनॉमस कंडीशन। दिव्यांशी, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या था बच्चे? जल्दी बताइए। क्लोरोप्लास्ट में देखा था हम लोगों ने ना, डिस्कस किए थे हम लोग। क्या होता है इसका मतलब? यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी ऑटोनोमस? विक्रम बेताल का कहानी सुने हो ना? यस सर। बेताल क्या करता है? वो विक्रम के पीठ पर रहता है ना, कंधा पर। यस सर। उसको बोलता है ना कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं दोगे तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हम बेताल तो नहीं है, हम भूत प्रेत नहीं है, बट आप लोगों के लिए हम लोग बेताल हो जाते हैं। चलिए। सर, हाँ सर सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि ऐसा सेल ऑर्गेनली जिसका अपना खुद का डीएनए होता है और वो रेप्लिकेट कर सकता है, और वो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। उसका न्यूक्लियस इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। नहीं, न्यूक्लियस तो एब्सेंट है उसमें। यस सर, सॉरी सर, वो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। हाँ, तो रेप्लिकेट कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए तो रेप्लिकेट कर गया, ये मान लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या होगा सर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में सर, ये तो आपने डीएनए के बारे में बताया। जो डीएनए वो रेप्लिकेट, सर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा इंडिपेंडेंटली और वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेगा राइबोसोम से। हाँ, ये सही है, यू आर राइट, ठीक है, हम बताएंगे। चलिए, इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, साइटोक्रोम FMN FAD। इसके बाद हम एक और लिख देते हैं राइबोसोम। हालांकि वो डायग्राम में हम डिस्कस कर दिए थे, दिखा दिए थे। राइबोसोम भी प्रेजेंट है विच इज 70 है। आप बोलिए आगे। चलिए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये एक सेल है, मान लीजिए, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सेल। ये वन सेल है, यही सेल का न्यूक्लियस हुआ, ठीक है बच्चों। अब ये सेल डिवाइड किया, यानी एक सेल से ये दो सेल बना ना, क्या देख रहे हैं? एक सेल से कितना हुआ? 2 सेल्स। दिखाई पड़ रहा है? yes, एक सेल है और ये एक सेल से 2 सेल बना। यहां तक क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। अब नेक्स्ट,
I am taking an example of जैसे I am taking an example of cell. It forms the two cells finally. Just like this cell, I am now going to explain you about the mitochondria. अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने एग्जांपल लिया. सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, वन माइटोकॉन्ड्रिया. ये मैंने डायग्राम बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, देख रहे हैं, है ना? यस सर. ये वन माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लिखा है यहाँ पर, वन माइटोकॉन्ड्रिया. अब क्या हुआ, ये बाइनरी फिशन के थ्रू कितना माइटोकॉन्ड्रिया बना? सर 2. यहां 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना. यस सर. तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से, वन माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना. ठीक उसी तरह से जैसे यहां पर हम लोग देखें, 1 सेल से 2 सेल्स बना. यही था ना? यस सर. समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर. इसका मतलब ये हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस. ठीक है, यानी ये एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है बाइनरी फिशन के थ्रू. ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर. माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए, which is present in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो भी वैसा ही है ना, स्मॉल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड. जस्ट सेम केस माइटोकॉन्ड्रिया में भी. तो यानी अपना उसका डीएनए है तो वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है. एक डीएनए से 2 डीएनए बना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर मैंने लिखा है इट कंटेन्स द राइबोसोम. ये राइबोसोम का टाइप्स कितना है बाबू? सर 70S. तो 70S राइबोसोम जो है ये किसमें प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स? सर प्रोकैरियोटिक सेल्स में. हाँ, वेरी गुड. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट है. तो वो बैक्टीरिया जो है डीएनए का रेप्लिकेशन भी अपने से करता है, खुद से करता है. और वो जो राइबोसोम्स है विच इज 70S, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि राइबोसोम्स कंटेन्स डीएनए विच रेप्लिकेट्स. राइबोसोम कंटेन्स इट्स ओन राइबोसोम. ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन राइबोसोम which is also 70S. तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद से करता है. ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? यस सर. तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स भी है. तो वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन भी खुद से करता है. और राइबोसोम्स जो प्रेजेंट है तो वो अपने से प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है. और उस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है. इसका मतलब समझ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज इंडिविजुअली, इट इज सेल्फ सफिशिएंट टू रेप्लिकेट द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट,
It has its own ribosome, which is 70S, which can help in protein synthesis. It means mitochondria has 70S ribosomes, which have the capacity to involve in protein synthesis. यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन का सिंथेसिस खुद करता है, वो सेल पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस. क्लियर हुआ? हेलो बच्चों, क्लियर हुआ? सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझे? यस सर. वो अपना कॉपी खुद बनाता है, अपना एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनाता है. दिस इज कॉल्ड सेमी ऑटो. चलिए अब एक और इसमें हम बता दें. ये डायग्राम अभी हम रहने दे रहे हैं, ठीक है? इसको आप समझिएगा तब क्लियर होगा. यहां पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया है कि 1 माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना. ठीक है, ये 1 माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना. अब मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि यहां पर मैं ड्रॉ कर. ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के केस में. अब इसके बाद मैं यहां क्लोरोप्लास्ट को डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, एंड द स्ट्रोमा पार्ट कंटेन्स द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ग्रेना. ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड हुआ बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए. यहां माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी आते हैं तो यहां भी डीएनए प्रेजेंट है, दोनों में डीएनए प्रेजेंट है, दोनों में. तो यहां 1 क्लोरोप्लास्ट से कितना क्लोरोप्लास्ट बना? कितना बना क्लोरोप्लास्ट? 1 क्लोरोप्लास्ट से 2 क्लोरोप्लास्ट बना. देख रहे हैं? यहां 1 क्लोरोप्लास्ट है और ये हो गया 2 क्लोरोप्लास्ट. मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के एग्जाम्पल में जब आते हैं तो दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है, नंबर 1. अपना खुद का राइबोसोम है, और वो राइबोसोम का टाइप्स क्या है? 70S. ठीक है, 70S टाइप है. yes, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स का कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है ना? क्या क्या है? यस सर. डीएनए किस तरह का है? सर डबल स्ट्रैंडेड डबल स्टैंडर्ड. सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर हुआ. यस सर. इसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम्स इज 70S. याद होगा आप लोगों को? यस सर, प्रोकैरियोट्स में भी 70S है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का 2 कैरेक्टर यहाँ रिजेंबल किया, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों में. तो ड्यू टू दिस कैरेक्टर ये तो प्रोकैरियोटिक सेल को रिजेंबल किया थोड़ा सा. अब आता है दूसरे पॉइंट में हम आते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों, ये डीएनए को रेप्लिकेट अपने से करता है, खुद से होता है, और प्रोटीन का सिंथेसिस भी ये ऑटोमेटिकली करता है. ये किसी अदर सेल्स के पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी ये न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है.
बात समझ में आ रही है दिव्यांशी? यस सर। इसीलिए बोला जाता है, दोनों के केस में हम बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से समझिएगा मैं जो लिख रहा हूं, बोथ आर कॉल्ड कंसिडर्ड एज, क्या क्या है भैया? तो बोथ आर कंसिडर्ड एज सेल इनसाइड द सेल। मतलब समझे, सेल इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर एक और सेल। समझ रहे हैं बच्चे? यस सर। सेल इनसाइड द सेल, यानी सेल तो ऑटोमेटिक है ही, उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट भी है, तो यानी सेल के अंदर एक और सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कैसे क्या कंसिडर करते हैं? सेल इनसाइड द सेल। एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा, इसको हम लोग और भी कंसिडर करते हैं, और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स inside the eukaryotic cell। कुछ समझे इसका मतलब? यस प्रोकैरियोटिक सेल inside the eukaryotic cell, यानी एक यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। अब कैसे हुआ? जस्टिफिकेशन हो गया, यहाँ पर ये क्लैरिफाई हो गया। यस सर। हम लोग बोलते हैं सेल इनसाइड द सेल, इसका मतलब ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्रेजेंट है सर। क्या क्या बोले बाबू? सर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन नहीं है सर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। हाँ, वेरी गुड, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। यस सर। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हुआ, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। दूसरा, इसका खुद का डीएनए है जो अपने से रेप्लिकेट कर सकता है, अपना राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ Yes, पर sir. ये हो गया सेल इनसाइड द सेल। अब आता है प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा बाबू, डिस्कशन किया था ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर में आते हैं तो क्या है? सबसे Sir, पहले DNA इसका डीएनए है। वेरी और गुड, सर इसका राइबोसोम 70S है। very good. So due to presence of these two characters, this is also considered as prokaryotic cells inside the eukaryotic cell. Clarify हुआ? Yes sir. ये समझ में आया आपको अभी जो मैंने बताया? Yes sir, समझ आ गया। चलिए, अब हम लोग इसको, ये हो गया। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में हम लोग आते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस तो आप लोग जानते होंगे। क्या क्या है जरा बताइए। सर पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ, एंड सर चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं फंक्शंस पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या है? सर हमारे पास 5 मिनट सबसे बाकी है। पहला, अच्छा हो जाएगा 5 मिनट में। चलिए, सबसे पहला फंक्शन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। पहले मैं लिखता हूं इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ध्यान से समझिएगा, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग जब आते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये कैसे हेल्प किया? तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेप्स में होता है। सबसे पहला आता है ग्लाइकोलाइसिस। ये कहां पर होता है? इसे हम लोग बोलते हैं साइटोसोल, और यू कैन से साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पर होता है। दूसरा है स्टेप, क्या है? दूसरा स्टेप है क्रेब साइकिल। तो ये क्रेब साइकिल कहां पर होता है? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है ना, उसमें ये होता है। थर्ड स्टेप है ETS, थोड़ी देर पहले भी बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन Yes. या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसके केस में जब आते हैं तो ये कहां पर होता है? ये होता है इनर मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टी ने डेवलप किया था। तो आप देखिए ये हेल्प किया रेस्पिरेशन में। इट इज अ साइट जहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसीड्यूर कंप्लीट होता है ना। तो ये हेल्प किया रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है इसका, सेकंड फंक्शन है इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये ATP सिंथेसाइज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद आया आप लोगों को? याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट के केस में पढ़े थे फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी लाइट के प्रेजेंस में ATP फॉर्म हुआ, और यहां बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। चलिए थर्ड फंक्शन है इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, एक टाइप है फॉस्फोग्लिसराइड का। ठीक है, ये ओवरऑल एक फंक्शन हमने डिस्कशन किया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हुआ, और आज आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो आपको मदद करेगा अदर टॉपिक्स को समझने में। Yes, sir. ठीक है, चलिए प्रेम जी, आज का ये टॉपिक फिनिश हो गया, और ठीक है नेक्स्ट कल हम लोग मिलेंगे। तो न्यू टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कशन करेंगे लाइसोसोम, वैक्यूल, XYZ जो बचा हुआ है उसको डिस्कशन करना है। इसके बाद न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी बच्चों से कि न्यूक्लियस वाले टॉपिक में काइंडली सब कुछ प्रेजेंट रहिएगा, 12th स्टडिंग वाले, क्योंकि जेनेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं Yes, sir. वहां पर ये आपको काम आएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, बहुत हेल्प होगा वहां पर। ठीक है, चलिए इसमें जो मैंने बताया, किसी को कोई प्रॉब्लम्स भी है, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कुछ क्लियर है? Yes, sir. और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है? अगर नहीं है देन वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर है तो वो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो बचा हुआ टॉपिक्स है लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, फिर इसके बाद न्यूक्लियस हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस में आप लोगों को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक है ना? वो जेनेटिक्स में आपको मदद करेगा समझने में, कुछ टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेगा।
चलिए ठीक है।